हेलो एवरीवन, तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। और इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था वो हमने कंप्लीट किया। ये दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा। इसमें देखने वाले हम लोग यौगिक के प्रॉपर्टी के बारे में और साथ ही साथ मिश्रण के प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें हम देखने वाले हैं यौगिकों के क्या गुण होते हैं और मिश्रण के क्या गुण होते हैं। इससे पहले गुणों को समझने से पहले हमको थोड़ा सा जान लेना पड़ेगा कि यौगिक होता क्या है और मिश्रण होता क्या है। देखो, जब तत्व को हमने क्लासीफाई किया था, तत्व या ये बोले हम पदार्थ को जब हमने क्लासीफाई किया था तो पदार्थ को बांटा था हमने दो भागों में। एक था शुद्ध पदार्थ और एक था अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हमने दो भागों में बांटा था, एक था तत्व और दूसरा था यौगिक। ये था हमारा अशुद्ध पदार्थ, ये शुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हमने फिर दो भागों में बांटा, ये था हमारा मिश्रण था, एक समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। यानी कि अशुद्ध पदार्थ हमारा एक ही होता है मिश्रण, और मिश्रण को दो भागों में बांटा जाता है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो हमको समझना है यहाँ से कि यौगिक तत्वों के बारे में हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में बहुत बढ़िया तरह से समझ लिया है। अब इसमें हमको देखना है यौगिक के क्या प्रॉपर्टी होते हैं और मिश्रण जो बनता है हमारा, जो कि एक अशुद्ध पदार्थ होता है, इसके क्या प्रॉपर्टी होते हैं, इसके बारे में हमको देखना है कि यौगिक का क्या गुण है और मिश्रण क्या गुण है। उससे पहले कुछ हम यहाँ पर समझ लें, यौगिक होता क्या है। यौगिक होता क्या है, यौगिक और मिश्रण में थोड़ा सा हमको अंतर समझना होगा कि यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है। देखो, इसमें भी दो प्रकार का तत्व होता है। अगर यौगिक की बात करें, एक उदाहरण ले रहे हैं हम जल एक प्रकार का यौगिक है, लेकिन यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एटम्स मिलकर के जल का निर्माण करता है। यानी दो प्रकार का तो पदार्थ यहाँ पर है, जबकि मिश्रण में भी दो प्रकार का पदार्थ होता है। जैसे जल में अगर हम मान लो चीनी मिला रहे हैं तो ये हमारा मिश्रण बन रहा है। तो भाई यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है? दो पदार्थ, दो तीन पदार्थ यहाँ भी है, दो पदार्थ यहाँ भी है। कई बार तो यौगिक तीन पदार्थों से मिलकर के भी बनता है, यानी तीन परमाणुओं से मिलकर के बनता है, तीन अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के बनता है। तो यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है? तो यौगिक और मिश्रण में देखिए अंतर की बात करेंगे ना, तो जल जो है वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनेगा, जबकि मिश्रण रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा नहीं बन रहा है। पहला अंतर तो ये समझो। दूसरी बात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में, यानी कि 1 भाग हाइड्रोजन 8 भाग ऑक्सीजन रहेगा, तभी जल का निर्माण होगा, अदरवाइज जल का निर्माण नहीं होगा। जबकि इसको जल और चीनी का विलयन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है तुम्हारे पास चीनी कितना है, ज़रूरी नहीं है तुम्हारे पास पानी कितना है, वो किसी भी अनुपात में मिलाओ, वहाँ से मिश्रण हमारा बनेगा। तो इस तरह से हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ निश्चित अनुपात लेना पड़ता है, यानी एक निश्चित मात्रा ही, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक निश्चित मात्रा ही मिल करके यौगिक का निर्माण करता है, जबकि मिश्रण में ऐसा कुछ नहीं होता है। मिश्रण में किसी भी अनुपात में मिला दो, मिश्रण का निर्माण हो जाता है। अब अगर थोड़ा यौगिक और मिश्रण के बारे में हमने थोड़ा सा रिवीजन करवाया, ये सब बताए हुए हैं, तो अगर ये बात पता चल गई हो तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं यौगिक के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यौगिक का जो पहला गुण है, यौगिक के अवयवी तत्वों को भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। भौतिक विधि का क्या मतलब होता है, यहाँ से समझो। भौतिक विधि का मतलब है कि छान करके, वाष्पन करके, ऊर्ध्वपातन करके या चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। यानी जो हम घर पे कर सकते हैं, ठीक है, वो करके यौगिकों के कणों को हम लोग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। यौगिक के तत्वों के अवयवी तत्वों किसी भी भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। छान करके अलग नहीं कर सकते, गर्म करके अलग नहीं कर सकते, यानी वाष्पन करा के अलग नहीं कर सकते हैं, ना ही चुंबक का प्रयोग करके यौगिक के कणों को हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही ऊर्ध्वपातन करके हम यौगिक के कणों को अलग कर सकते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। हमारे पास एक यौगिक होता है फेरस सल्फाइड, FeS, ठीक है। ये लोहा और सल्फर से बना एक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? लोहा और सल्फर से बना एक यौगिक है। अब यांत्रिक विधि का मतलब, मान लो कि हम चुंबक यहाँ पर ले जा रहे हैं, ये हमारा एक चुंबक है,
अब यहाँ पर अगर तुम चुंबक ले जाओगे तो होना तो ये चाहिए कि लोहा चुंबक के पास आके चिपक जाएगा, लेकिन फेरस सल्फाइड के पास अगर चुंबक ले जाते हैं तो लोहा यहाँ पर आके नहीं चिपकता है चुंबक से। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब यौगिक बन जाता है तो जो अवयवी तत्व है, अवयवी तत्व का मतलब है आयरन और सल्फर से मिलकर के फेरस सल्फाइड बना है। ये आयरन और सल्फर इसका अवयवी तत्व हो गया, किसका? फेरस सल्फाइड का। जो अवयवी तत्व का गुण है वो गायब हो जाता है। इसका मतलब फेरस और सल्फर से मिलकर के बना फेरस सल्फाइड, और यहाँ पर फेरस सल्फाइड का जो प्रॉपर्टी था कि चुंबक के साथ चिपकना, इसी तरह से सल्फर का भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर गायब हो जाएगा फेरस सल्फाइड में। यही कारण है कि यहाँ पर चुंबक के नज़दीक ले जाएंगे फेरस सल्फाइड के पास तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अवयवी तत्वों को किसी भी भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। समझो दूसरा पॉइंट क्या है? अवयवी तत्व के गुण से अलग है, यानी कहने का मतलब है यौगिक जिन दो पदार्थों से मिलकर के बना है, जिन अवयवी तत्वों से मिलकर के बना है, उससे यौगिक का गुण अलग होगा। अब इसका मतलब क्या है? तो आ जाओ दूसरे प्रॉपर्टी में देखो, यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बना देता है जल, ये बना देता है। दूसरा हम उदाहरण ले रहे, सोडियम और क्लोरीन मिलकर के बना देगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर बात करो, हमने क्या कहा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के जल बना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल का अवयवी तत्व है ना। सोडियम और क्लोरीन मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना, मतलब सोडियम और क्लोरीन सोडियम क्लोराइड का अवयवी तत्व है। समझ में आ रहा है? चलो, अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी होगा इस जल में ये शो नहीं होगा, यानी कि जल का एक अपना अलग गुण होगा। हाइड्रोजन का गुण अलग है, ऑक्सीजन का गुण अलग है। कैसे? देखो, हाइड्रोजन जलने वाला गैस है, ये जलता है। ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? जलने में मदद करता है। लेकिन जल क्या करता है? बुझा देता है। तो हुआ ना, हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी। यहाँ से हम लिख देंगे तो समझ में आएगा। ये जलने वाला है, ये जलने वाला है, ये जलाने वाला है, और ये बुझाने वाला है। तो देखो, तीनों का एक अलग प्रॉपर्टी है ना, यानी हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी है, और जल का एक अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह से सोडियम और क्लोरीन से बनकर सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक भी बोलते हैं, साधारण नमक का निर्माण होता है। ये एक यौगिक है। तो यहाँ पर सोडियम का प्रॉपर्टी क्या है? सोडियम क्या है? ये सोडियम क्लोरीन दोनों जो है ये विषैला होता है। कैसा होता है? विषैला मतलब खाएंगे या मुंह में डालेंगे तो नुकसान हो सकता है ना। लेकिन सोडियम क्लोराइड तो हम रोज़ खाते हैं, नमक तो हम रोज़ खाते हैं। सोडियम और क्लोरीन से क्या बना? नमक, वो तो हम रोज़ खाते हैं। जबकि सोडियम, ना ही सोडियम को खा सकते हैं, ना ही क्लोरीन को हम लोग खा सकते हैं। तो यहाँ से हमको समझ में क्या आता है? जिन अवयवी तत्वों से मिलकर यौगिकों का निर्माण होता है उसका गुण यौगिक के गुण से अलग होता है। ठीक है, चलो, यौगिक के बनने में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है? ठीक है, यही वाला उदाहरण है सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कहने का क्या मतलब है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन तुम डाल दो, एक बीकर में डाल दो, हाइड्रोजन को भी डाल दो, ऑक्सीजन के डाल दो, तो क्या वो जल बन जाएगा? जल तब तक नहीं बनना शुरू होगा जब तक हम यहाँ पर विद्युत धारा बीकर में प्रवाहित नहीं करते हैं। जब विद्युत धारा देंगे तब होगा रिएक्शन शुरू, और विद्युत धारा के रूप में क्या दे रहे हैं हम लोग? ऊर्जा दे रहे, तब होगा रिएक्शन शुरू, तब होगा बनेगा हमारा जल। ठीक है, और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। ये देखो, ये कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ना CaO और CO2। यहाँ पर थोड़ा सा गर्म करेंगे इसको तो ये बनेगा CaCO3। क्या बन जाएगा? CaCO3। तो यहाँ से जो ये रिएक्शन हो रहा है ना CaO और CO2 के बीच में, यहाँ पर ये विदाउट गर्म किए हुए ये रिएक्शन संभव नहीं, यानी गर्म नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए या यौगिकों के निर्माण होने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होता है, और उन रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए या तो ऊष्मा चाहिए होगा या ऊष्मा बाहर निकलेगा, दोनों ही यहाँ पर संभव होता है। ठीक है, अब देखो, अवयवी तत्व जो होता है वो भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में होता है। अभी यहाँ से हमको समझना पड़ेगा
तीन उदाहरण लेंगे हम। एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनता है जल यानी कि H2O। दूसरा बनता है आयरन और सल्फर मिलकर के बनता है FeS सल्फर आयरन सल्फाइड। और तीसरा है कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तीन उदाहरण है हमारे पास। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनेगा तो यहाँ पर 1 भाग हाइड्रोजन 8 भाग ऑक्सीजन से मिलकर के 9 भाग हाइड्रोजन यानी जल बनाएगा। यहाँ पर देखो कि यहाँ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा ये हमेशा सभी जगह एक ही होगा। जल कहीं से भी लेके आओ उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा एक जैसा ही होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मान लो हमको 9 लीटर जल बनाना है, कहने का मतलब है कि हमको 9 लीटर जल बनाना है। तो 9 लीटर जल बनाने के लिए तुमको 1 लीटर चाहिए हाइड्रोजन, 9 लीटर जल बनाने के लिए 1 लीटर चाहिए हाइड्रोजन और 8 लीटर चाहिए ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये है, यही तो 1:8 होता है ना। चलो यहाँ पर आयरन और सल्फर की बात करते हैं। तो आयरन और सल्फर में जो अनुपात होता है वो होता है 7:4 का, यानी 7 भाग आयरन 4 भाग सल्फर के साथ मिलकर के अभिक्रिया करेगा, तब जाके 11 भाग सल्फर फेरस सल्फाइड यहाँ से बनने वाला है। इसको भी समझो। मान लो 11 लीटर हमको फेरस सल्फेट बनाना है तो 7 लीटर हमको सल्फर लेना पड़ेगा और इसके साथ लेना पड़ेगा 7 लीटर हमको आयरन लेना पड़ेगा और 4 लीटर यहाँ से सल्फर लेना पड़ेगा, तब जाके 11 लीटर फेरस सल्फाइड हमारा बनने वाला है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो संयोग करता है वो 3:8 में करता है। तो मान लो हमको 11 लीटर, कम भी ले सकते हैं, 11 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। इसका मतलब 3 लीटर लेना पड़ेगा हमको कार्बन, 8 लीटर लेना पड़ेगा ऑक्सीजन, तब जाके ये बनेगा 11 लीटर। ये समझाने के लिए हम बड़ा अनुपात ले रहे हैं, अदरवाइज ये छोटा लीटर में तो कोई नहीं बनाता है ना। एक्सपेरिमेंट जो होगा प्रयोगशाला में वो लीटर में कहाँ बनेगा, ये कम ही बना के दिखाया जाता है। तो ये समझने के लिए हम बता रहे हैं ना, लीटर में काम नहीं करेंगे। चलो अब देखो, यौगिकों का जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। कहने का मतलब क्या है? जल एक यौगिक है, कहाँ है? यहाँ है। जल एक यौगिक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? ये पिघलने लगता है, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगता है। अगर शुद्ध जल है तब, इसमें अशुद्धि मिला दोगे तो बात अलग है, इसका गलनांक भी बदल सकता है और उबलनांक यानी क्वथनांक भी बदल सकता है। लेकिन शुद्ध जल है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। तो इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? निश्चित होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थे किसके? यौगिक के। समझ में आ गया। अब देखते हैं मिश्रण के। हाँ, मिश्रण के क्या प्रॉपर्टीज है। आ जाओ, मिश्रण के गुण में देखेंगे। मिश्रण जो है समांगी या विषमांगी हो सकता है। अब यहीं से समझो बात को। समांगी क्या होता है? हमको पता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में बनाएंगे तो मिश्रण का निर्माण होगा। लेकिन ये भी तो समझो, मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार में जैसे कि जल और हम चीनी का मिश्रण बना रहे, जल और चीनी का मिश्रण बना रहे, अगर इस मिश्रण को हम बना दे, इसको हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। इस मिश्रण को बना दे तो इसमें जल में चीनी को हमने मिलाया तो जल के हर एक भाग में चीनी की समान मात्रा रहेगा। इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या? जैसे जल में हमने मिट्टी मिलाया। अब जल में जैसे ही हम मिट्टी मिलाते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जल के हर एक भाग में मिट्टी की मात्रा एक जैसा ही हो। तो इस स्थिति में इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण में जो कण होते हैं ना, जो विलेय का कण होता है, जो घुलने वाला पदार्थ है, जैसे कि चीनी और पानी का, तो चीनी घुलने वाला पदार्थ है। समांगी मिश्रण में इस चीनी के कण को हम लोग नहीं देख पाएंगे। विषमांगी मिश्रण में हम मिट्टी के कण जो कि विलेय है जल में, इसको हम लोग देख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है, वो घुलनशील पूरी तरह से घुलता नहीं है, है ना।
समांगी मिश्रण में जो जिस भी पदार्थ का मिश्रण बनाया जाता है वो पूरी तरह से घुल जाता है। विषमांगी मिश्रण में दोनों पदार्थ पूरी तरीके से नहीं घुलता है, यानी जल और मिट्टी को मिलाओ तो वो पूरी तरह से नहीं घुलेगा, जबकि जल और चीनी को मिलाओ तो जल और चीनी एक दूसरे में पूरी तरह से क्या होता है, घुल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, मिश्रण या तो समांग होता है या विषमांग होता है, समांग होगा या विषमांग होगा। किसी भी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा मिश्रण के कणों को हम लोग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ से बात को समझो, हमने बनाया यहाँ पर हमने बनाया चीनी और पानी का मिश्रण। यहाँ पर देखो, चूंकि ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, मिश्रण का बनना रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, यौगिक का बनना रासायनिक प्रक्रिया है, तो इसको हम इजीली भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। भौतिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि छान कर, वाष्पन करके, ऊर्ध्वपातन करके, चुंबकीय पृथक्करण करके इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जल और चीनी के मिश्रण को है, तो यहाँ से अगर हमको जल से चीनी निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखो, मान लो इसमें जल और चीनी का मिश्रण है, या एक गिलास ले लो, मान लो यहाँ पर जल और चीनी का मिश्रण है, इसमें जल भी है और इसमें चीनी भी है। इसको अगर तुम फ्लेम पे गर्म करो, इसको तुम गर्म करो तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और जो चीनी के कण है वो हमारा नीचे बचा हुआ रह जाएगा, यानी वाष्पन करके जो चीनी हमने मिलाया था वो हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। नमक और चीनी के विलयन के साथ भी हम ये कर सकते हैं, यानी कि भौतिक प्रक्रिया द्वारा मिश्रण के कणों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, मिश्रण के बनने में किसी प्रकार का ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है। तो चीनी मिलाते समय क्या कभी गिलास गर्म होता है क्या, कभी ठंडा होता है क्या? एक और उदाहरण बता रहे हैं। चूना तो पता होगा, चूना क्या होता है, चूना का लाओ पैकेट और उसको थोड़ा सा गिलास में डाल दो, पानी डाल के गिलास में डाल दो, एक में चीनी लो और दूसरे गिलास में डाल दो और दोनों को मिलाओ, तो जो चूना वाला है वो गर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, जिसमें चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये गर्म होगा क्योंकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। और जिसमें हमने चीनी डाला इसमें ये ना ही गर्म होगा ना ही ठंडा होगा, ना ही गर्म होगा ना ही ठंडा होगा, मतलब यहाँ रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है। तो मिश्रण के बनने में कोई भी ना ही ऊर्जा का अवशोषण होता है ना ही उत्सर्जन होता है, ना ही गर्मी ठंडा निकलेगा ना ही गर्मी ठंडा दिया जाएगा मिश्रण के बनने में। ठीक है, अब मिश्रण के बनने में कोई निश्चित अनुपात जरूरी नहीं होता है। जैसे कि अगर हमको 9 लीटर जल चाहिए था, है ना, 9 लीटर जल चाहिए था, तो 1 लीटर लिया था हमने हाइड्रोजन, ठीक है, और प्लस मिला था 8 लीटर ऑक्सीजन, तब जाके हमको यहाँ से मिला था 9 लीटर जल। दूसरा अनुपात लेंगे तो जल बनेगा ही नहीं। मान लो 1 लीटर यहाँ पर हमारे पास 1 लीटर ले लेते हैं हाइड्रोजन और प्लस 2 लीटर ले लेते हैं ऑक्सीजन, तो क्या यह जल बनेगा? ये जल नहीं बनेगा। ठीक है, हालांकि जल बनेगा लेकिन बहुत थोड़े अनुपात में, क्योंकि जितना हाइड्रोजन है तो वो तो उतना ऑक्सीजन के साथ जल मिलकर के बना लेगा, जितना ऑक्सीजन पर्याप्त होगा। ये दूसरी बात है, ये मोटा मोटी भी समझाने के लिए ये बात है कि अनुपात निश्चित होगा, है ना, क्योंकि छोटे से पार्ट में भी जल का तो बनेगा ही। बस इतना समझो यहाँ से कि जल यहाँ पर जल जो है एक निश्चित अनुपात में मिलने से ही बन रहा है, जबकि मिश्रण के साथ ऐसा कोई केस नहीं है। चीनी थोड़ा भी है ज़्यादा भी है, पानी की थोड़ा भी है ज़्यादा भी है, उसको मिलाओगे मिलेगा। नमक थोड़ा है ज़्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और पानी में मिलाओगे तो मिलेगा। तो इसमें अनुपात का कोई मैटर नहीं है मिश्रण के बनने में। दूसरी बात है, द्रव्यनांक और क्वथनांक कोई निश्चित नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है कि मिश्रण जो बनता है उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, बदलता रहता है। उदाहरण के लिए शुद्ध जल का हम लोग क्या बताते हैं, क्वथनांक। ये जो शुद्ध जल है इसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। अब यहाँ पर मिला देते हैं नमक और यहाँ पर पानी, दोनों को मिला दिया। अब थोड़ा सा नमक डालने पर इसका 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पर जाकर के यह उबलेगा, मतलब इसका क्वथनांक बढ़ गया। ठीक है, और नमक मिला देंगे और क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि द्रव्यनांक और क्वथनांक मिश्रण का कभी भी निश्चित नहीं होता है, और ना ही मिश्रण के बनने में किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया